नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हम बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज के दतिया दौरे की। बता दें, दतिया पहुंचे, पीतांबरा पीठ में पूजा अर्चना की। इससे पहले सीएम ने शुक्रवार को महाकाल की विशेष पूजा अर्चना भी की थी। काउंटिंग से पहले सीएम के पूजा पाठ करने को लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि भगवान शिवराज जी की नहीं सुनेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ दतिया के पीतांबरा पीठ पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि सबके सुख की कामना को लेकर उन्होंने मां से प्रार्थना की है। वहीं जब पत्रकारों ने चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें आने के अनुमान का सवाल किया तो उन्होंने कहा 3 तारीख को सीट देख लेंगे। अब सीटें ही तो 3 को देख लेंगे, क्या देखेंगे। पीतांबरा माई की लगाई मैंने बताया। ईवीएम पर भी कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है और निगरानी कर रही है, क्या कहना इस पर आपका? मुझे कुछ नहीं कहना, वो जो कहते रहे। इधर काउंटिंग से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की पूजा पर सियासत शुरू हो चुकी है। भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवान शिवराज की नहीं सुनेंगे और ये प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करप्शन के लिए उन्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। आप भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भूल कैसे जाते हैं कि आपने इस साल 4 महीने में 38,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। इससे पहले 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा 1 साल में ले लिया और कल फिर 2 दिन बाद 28 को फिर 2,000 करोड़ रुपए कर्जा लेंगे। तो आप भगवान के सामने ये पश्चाताप क्यों नहीं करते कि मैं प्रदेश को कर्जदार बना रहा हूं? शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन भी पहुंचे थे। प्राचीन शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। सीएम की पूजा और फिर उस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसको लेकर दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस विशेष तैयारी में जुटी है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तैयारी को लेकर निगरानी हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ये रिपोर्ट देखिए। जनता के मन में क्या है, बीजेपी या कांग्रेस, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। उससे पहले दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही दल काउंटिंग को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। कोई भूल ना हो जाए जिससे कि कुछ कसर बाकी रहने का रोना ना रोना पड़े। कांग्रेस मतगणना को लेकर भी अलर्ट है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार और चुनाव एजेंट जुटे हुए हैं जिनकी 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों को बताया गया। वहीं ट्रेनिंग को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी छल कपट पर विश्वास करती है। बीजेपी घुसपैठ ना कर पाए, इसीलिए हम लोग चाक चौबंद तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमने 230 हमारे जो उम्मीदवार कांग्रेस के, वो उनके चुनाव एजेंट और एक टेक्निकल साथी उनका, हमने इन सारे लोगों को बुला के हमारी जो टेक्निकल विंग है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उसके माध्यम से हमने मतगणना में कोई लकूना ना रह जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छल कपट पे विश्वास कर रही है। जनसंपर्क के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान कई जगह से अधिकारियों, बहुत सारे नहीं, कुछ अधिकारियों को रिपोर्ट आई कि वो भाजपा का हथियार बन के काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ट्रेनिंग की मतगणना में चौकस रह के एक भी लकूना न रह जाए, घुसपैठिए भाजपा के घुसपैठ कर पाए, चाक चौबंद व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग देना आवश्यक थी हमारे लिए आज। तो कांग्रेस विशेष तैयारी में जुटी है, निगरानी से लेकर तैयारी तक। एक तरफ वो जहां अपने उम्मीदवारों की निगरानी कर रही है जिससे एक बार फिर 2018 जैसा सिंधिया कांड न हो जाए, तो दूसरी तरफ काउंटिंग को लेकर भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो कांग्रेस मतगणना को लेकर विशेष तैयारी कर रही है। कई जिलों से कांग्रेसियों की तरजगा करने की तस्वीरें भी सामने आई। स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट बिस्तर लगाकर कांग्रेसी शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। कई सेंधमारी ना हो जाए, ये रिपोर्ट देखिए।
खंडवा में ईवीएम त्रिस्तरीय घेरे में रखी गई है। इसके बावजूद जिन प्रत्याशियों के मन में गड़बड़ी की आशंका है वो अपनी ओर से निगरानी करवा रहे हैं। मानदाता से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुरनी ने तो यहां कार्यकर्ताओं के साथ सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था कर दी है। यहां बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी से आ रही तस्वीरों की लगातार निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीसीटीवी से तस्वीरें आ रही है उनके लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन पर जहां जहां ईवीएम रखी गई है, जिन जिन कक्ष में, वहां की सारी तस्वीरें 24 घंटे अनवरत यहां पर दिखाई जा रही है। और इन तस्वीरों को देखने के लिए जो प्रत्याशियों ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भी यहां लगाया है। और खास बात यह है कि जो मानधाता से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उत्तम पाल सिंह पुन्नी, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए हैं। हमको एक हफ्ता हो गया है यहाँ पर, हम एक हफ्ते से सब देख रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से हमको रखा गया है और ये टीवी लगी हुई है, शाम पे हमको निगरानी रखना पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो भी आना जाना करता है उनको भी हम बता देते हैं कि भैया ऐसे है, जो भी है उस हिसाब से उनको समझा देते हैं। मंदसौर से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ईवीएम में गड़बड़ी के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता टेंट लगाकर चौकीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपको यहाँ चौकीदारी करनी पड़ रही है? जी, इसका कारण ये है कि जब माहौल देखते हैं हम चुनाव परिणामों के बाद, तो माहौल जो जनता का जो माहौल देखने को मिलता है वो माहौल कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है। और जो सत्ता पक्ष भाजपा जो बैठी है, अब हम उनको आखिरी जो उम्मीद है वो उम्मीद सिर्फ ईवीएम दिखती है। और उस पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी के कई मामले आए। लोग बीजेपी नेताओं के कारों में ईवीएम मिल गई, उनके घरों में मिल गई, होटलों में ईवीएम मशीनें मिल गई, इधर उधर मिले। और जबकि ईवीएम मशीन सरकारी मशीन होती है, सरकारी कार्यालय से बाहर नहीं जा सकती, सरकारी कर्मचारियों से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें देखने को हमको मिली है। इस सभी आशंकाओं को देखते हुए हम स्ट्रांग रूम के बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुमति लेकर 24 घंटे, हम रात में अलग बैठते हैं, दिन में अलग बैठते हैं, हम 24 घंटे उनकी निगरानी रख रहे हैं। उधर मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को रखा गया, जहां ईवीएम की सुरक्षा में सिर्फ पुलिस बल ही तैनात नहीं बल्कि कई पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक भी पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसी आशंका के बीच प्रत्याशियों के समर्थक रात भर पहरा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी शहडोल में दिखाई दी, जहां प्रशासन को इन्होंने खुलेआम चुनौती दी और पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद प्रशासन से लेकर सियासत तक में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के कारनामों का काला और रक्त रंजित इतिहास रहा है। 10 साल पहले एक आईपीएस की हत्या माफिया द्वारा की जा चुकी है। साल 2012 में मुरैना जिले के बामौर कस्बे में अवैध खनन में शामिल खनिज माफिया ने नौजवान आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला था। और अब साल 2023 ठीक 11 साल बाद फिर एक बार खूनी खेल खेला है। ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या कर दी गई। पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने गए थे। उन्होंने अवैध उत्खनन कर रही ट्रैक्टर को पकड़ लिया। रेत माफिया को ये नागवार गुजरा। रेत माफिया के गुर्गों ने न सिर्फ ट्रैक्टर को छुड़ा लिया, उसी ट्रैक्टर से कुचलकर ब्यौहारी के खड्ड में पदस्थ पटवारी की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही। तो उसने हमारे पटवारी है प्रसन्न सिंह, उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। इसमें रात में जब सूचना प्राप्त हुई थी तो 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुंच गया था और रात में ही वहां से शव को हटाना और पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत जो मुख्य आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भी कर दी गई है और माननीय एडी साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। रेत माफिया ने यह खूनी खेल देवलौंद थाना क्षेत्र में खेला। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा,
ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह किसी सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया हो। भ्रष्टाचार घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। प्रशासन से मांग करता हूं कि दिवंगत पटवारी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार के सरपरस्ती में खनन माफिया अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता के चलते रेत माफिया सिर उठा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कानून ने अपना काम किया। 3 तारीख के बाद सरकार दोबारा आएगी और रेत माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तमाम अधिकारी कर्मचारी की पिटाई हुई और उनकी मारपीट से माफियाओं के द्वारा हत्या भी की गई है। शिवराज सिंह से कहना अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री से कि पटवारी की हत्या करने वाले, गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, इनके मकान क्यों नहीं टूटते। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब शासकीय कर्मचारियों की जान भी ली जा रही है? अवैध रेत खनन का खेल जारी है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है? रेत माफिया पर नकेल के लिए अब क्या एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ फर्जी जीआरपी अफसर बनकर आए 2 आरोपियों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि अशोकनगर क्षेत्र में 3 दिन में दुष्कर्म की ये दूसरी घटना है। 2 दिन पहले ही जिले के मुंगावली ब्लॉक में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ यहां ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पति को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। कार्रवाई हेतु बुलाया है, क्योंकि महिला की रिपोर्ट महिला ही लिखी थी, तो उसकी एफआईआर हो रही है। तो अब क्या देखते हो। खबर भोपाल से है, जहां थाने से चकमा देकर कैदी भाग गया। यहां सीहोर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था। बिजली कटने का कैदी ने फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बैरागढ़ पुलिस आरोपी को लेकर आई थी। सीहोर कोतवाली में दर्ज मामले को लेकर जेल में बंद था। आरोपी विदिशा ग्यारसपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बसौदा, विदिशा, सीहोर, भोपाल इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है। अब आपको दिखाते हैं इंदौर की 3 खबरें। विवाद, हंगामा और चोरी। पहली खबर छात्रों में विवाद की। 4 स्कूली छात्रों में विवाद हुआ। 3 बच्चों ने मिलकर एक छात्र पर हमला कर दिया और राउंडर से उसके शरीर में कई छेद कर दिए। बच्चे को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। एरोड्रम क्षेत्र के गरिमा विद्यासागर स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर शव बदलने को लेकर विवाद की है। अरविंदो अस्पताल में हंगामा हुआ। डेंगू और पीलिया से 2 लोगों की मौत हो गई। एक मृतक के परिजन दूसरे मृतक का शव ले गए। दूसरे मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। शव की अदला बदली को लेकर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया। तीसरी तस्वीर डॉक्टर दंपति के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। घर से लाखों का माल चोरी कर चोर रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। पूरा मामला अन्नपूर्णा थाना का है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। शहडोल में जिला अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल प्रबंधन ने मानवता को शर्मसार करते हुए शव को ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। मजबूर होकर परिजन बाइक पर रखकर शव को ले गए। हद तो तब हो गई जब बाइक पर शव के साथ 4 लोगों को सवार होना पड़ा, लेकिन तब किसी का दिल नहीं पसीजा। इस मामले में प्रशासन ने बात करने से इनकार कर दिया। खरगोन में बड़वा स्थित नर्मदा नगर में कार गिरने से महिला और मासूम बच्चे की शनिवार मौत के बाद
अब नया मोड़ इसमें आया है। मृत महिला के परिजनों ने पति पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। जानबूझकर नर्मदा नहर में कार गिराने के भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। खरगोन में नर्मदा नहर में कार गिरी, जिसमें एक महिला और 3 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि पति ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। मृत महिला के परिवार वालों ने पति आकाश पर हत्या के आरोप लगाए। मृत महिला पूजा के पिता ने दामाद आकाश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार के नहर में गिरने को हादसा मानने के बजाय हत्या बताया। उन्होंने दामाद पर बेटी के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। झगड़ा दोनों। अच्छा। पहले भी मारता था ये, 15 दिन में 20 दिन में रिश्तेदार को भेड़ा करता था। दारू पी को फिर भेड़ा करता था, बुलाता था। अच्छा। फिर 5 रिश्तेदार बुलाता, फिर 10 रिश्तेदार मिलवा दो, ऐसे बार बुलाता था। अच्छा। सब अब गवाहदार बोले पूछ लो, जामने हम जाओ, 2 रिश्तेदार वो आए थे लेने को ले इसको। फिर उन्होंने बोला कि चलो मिल दो, भेजी मिल दो। 3-4 बार हो गया ऐसा मेरे साथ में। जब से दुखी कर दी छोरी को, दारू पी को बंड संड मारता है। अच्छा। परेशान कर रखा था। मैं आता, मेरे से भी दादागिरी करता था, और तू हार्ड नहीं उतरी सकते, तार में ताकत नहीं, तो कोई कर सकते हो मारो। अच्छा। गाड़ी में भेड़ों का लंड संड गाड़ देते हमारे सर। और दारू में दुर्घटना क्या, दारू में मार डाली, दारू में गाड़ी पलटी गई उसमें। दारू बहुत तरह की झगड़ा हुआ था इनको सामने। वहीं पुलिस महिला के परिजनों के आरोपों की जांच कर रही है। एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि आकाश के पिता अंतर सिंह सहित 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरे दोनों मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में विवाद हुआ था, जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है घायल हुआ है, और इसमें जो है अभी 2 आरोपी बने हैं। इसमें आरोपी का नाम? अभी जो एक आरोपी है वो अंतर सिंह पिता करण सिंह है, और बाकी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें सामने आएगी। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में ही अभी बात कहा सुनी हुई थी, उसी को लेकर विवाद हुआ है। विवाद कहाँ हुआ है? ये जो जामनिया है उमरिया, वहीं पे। फिलहाल तो महिला की मौत हादसा है या आत्महत्या, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एक तरफ जहां पति इसे हादसा बता रहा है, तो वहीं महिला के परिजन इसे हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राशिद उर्फ सलीम खान के रूप में हुई है। मृतक हनुमान बांध इलाके का रहने वाला था। सर पर चोट के निशान मिले, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीवा में लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया। शादी से पहले ही दुल्हन जेवर और कपड़े लेकर फरार हो गई। मामला समान थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी पूजा नाम की युवती से हुई थी। युवक के परिवार ने शादी से पहले जेवर और कपड़े युवती को दिए थे, लेकिन ये सामान लेकर युवती अपनी मां के साथ फरार हो गई। पुलिस लुटेरी दुल्हन और उसकी मां की तलाश कर रही है। रतलाम में बारात में चाकू लेकर नाचने से रोकने पर रोकने वाले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सैलाना थाने के दिवेल गांव की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक परिवार में बारात आई थी। बारात में शिवपुर के रहने वाले 3 युवक शामिल थे। बारात में एक युवक चाकू लेकर नाच रहा था, जिसे दुल्हन पक्ष के एक शख्स ने रोका और भगा दिया, जिससे ये बात नागवार गुजरी। जिस शख्स ने उसे भगाया था, पास पर ढाबे पर बुलाकर चाकू मार दिया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। को अपने दोस्त के थ्रू बुलवाया वहाँ फिर इनकी बहसबाजी हुई। तब वहाँ पर आरोपी, जो मुख्य आरोपी है सूरज, उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर नरेन को चाकू मार के वहीं पर पूरी तरह घायल कर दिया था। काफ़ी सारा ब्लड बह गया था और मृतक को हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसके रास्ते में मौत हो गई थी। एमपी के कई जिलों में बारिश हुई। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इंदौर, रतलाम, झाबुआ की तस्वीरें हैं। सुबह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था। सर्द हवाओं से पारा भी लुढ़का था। वहीं दोपहर बाद सर्द हवाओं की जगह तेज बारिश ने लोगों की परीक्षा ली। सबसे ज्यादा दिक्कत उन परिवारों को हो रही है जहां शादी और दूसरे मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन है। बारिश की वजह से ऐसी ठिठुरन बढ़ी है कि लोग अब घरों में दुबकने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही मावठे और तेज बारिश की भविष्यवाणी भी की थी।
बारिश ने अब ठंड बढ़ा दी है। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं, इंदौर, रतलाम, झाबुआ की तस्वीरें, जहां पर बारिश हुई है और कहीं ना कहीं अब ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।